जो हम सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास थी। उसी स्टैटिस्टिक्स के छोटी छोटी बातों को आज हम इम्प्रूव करेंगे और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे जो क्वेश्चनों में मिलने वाली है हमें नंबरों के रूप में। ठीक है, तो एक एक नंबर भी लाइक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर एक नंबर भी हमारे को मिल रहा है तो हमारे को वो औरों से प्लस ही कर रहा है, माइनस नहीं कर रहा। अब आप कैसे देखते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। पर कीमती है। अगर 400 में से 199 हो तो उस एक नंबर की कमी पता चलेगी, चाहे वो अकाउंट से पूरी होती, लॉ से, चाहे मैथ से, स्टैट से, रीजनिंग से, या फिर बच्ची कुची कहाँ से, इंग्लिश से, या आपके इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इसलिए हर छोटी से छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते चलिए। ये अर्थमेटिक मीन में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पहले आज की क्लास ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे बेस्ड है। ज्योमेट्रिक मीन में हम कुछ ऐसी ट्रिक सीखेंगे जो मैं हर किसी को नहीं बताता। आर यू रेडी? देखिए, पहले तो ज्योमेट्रिक मीन कहते किसे हैं, यानी अगर माना जाए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज निकालना है ए एंड बी, तो उसमें तो एक ही सेंस निकलता है कि ए और बी के बीच में कोई नंबर है। आर इन जीपी बनाता है एक तरह से वो। तो क्या करेंगे, एक्स इज इक्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी। एक्चुअल में हुआ क्या, देखा जाए तो जब दो टर्म्स थी उनके पावर 1/2, जितनी टर्म उतना रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर इसी तरीके से हमारे सामने क्या हो क्वेश्चनों में, क्या कि अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात की जाए तो इंडिविजुअल सीरीज में तो भैया हमारे सामने बहुत सारे नंबर हो सकते हैं सिर्फ दो के अलावा भी। x1 x2 x3 एंड डेट डेट डैश xn। बोलो हाँ। ठीक है, तो मेरे साथ साथ रिप्लाई करते चलो, बोलो हाँ। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स जो हम निकालेंगे सीरीज में, सारी ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट है ये, एक तरह से कुछ नहीं लगाया ना बीच में, तो इनटू है। जितनी ऑब्जर्वेशन होती है 1/n, ये एक फॉर्मूला होता है। या फिर इसी को लोगैरिथम से भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूज कभी कभी इतनी ज्यादा बड़ी होती हैं कि इनटू ही हमारे कैलकुलेटर पे नहीं आएगी, तो उसकी पावर तो मैं तब करूंगा। तो उसके लिए लोगैरिथम लगा, लोगैरिथम ऑन बोथ साइड लगा तो वह पावर को नीचे लाया, 1/log करा तो लॉग अपने में इंटू को प्लस में तोड़ा, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिग्मा लॉग एक्स। कोई कहेगा अगर बना के दिखाना है तो मैं बना के दिखा दूंगा। 1/n ये रहा, और फिर जो इधर का लॉग हटा तो उसने क्या करा, इधर की वैल्यू को एंटी लॉग बना दिया। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार तसल्ली से दो क्वेश्चनों के जरिए करके दिखा, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखा देता हूँ। पहले तो छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर जीपी की वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा हिट लिस्टेड रहेगा। दो वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, तो दो वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन हमारे को कैलकुलेटर पे रूट अलाउ है, तो इसलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। तो अगर एक नंबर की बात आए तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। जैसे मैंने कहा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 12, तो आप क्या करोगे, सिंपल बोलिए जल्दी से। आप तो बहुत शार्प हो। 2 × 18 12। अरे यार कैलकुलेटर ऑन भी करना होता है उससे पहले। 2 × 12 इज इक्वल टू उसका रूट, आंसर क्या है 4.89। नहीं आया समझ? डन, बोलो बच्चों। अब मैं ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं जो मैं हर किसी को नहीं बताता, कैसे हम लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम सिर्फ इस मात्र एक सिंपल कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके, तो सभी पहले ध्यान दीजिएगा, ये भगवान जी वाले पेज पे लिख लीजिएगा। हालांकि ये बातें मैं किसी को बताता नहीं हूँ, आप सब अपने इसलिए बता रहा हूँ, घमंड तो नहीं करोगे। ये तीनों अलग अलग बातें हैं, तीनों का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, पर हम इन दोनों का लेना देना आपस में बना सकते हैं। ठीक है, रेडी? पहले एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। रेडी? तो जैसा कि पहले अगर मान, पहले तो रूल क्या है इसका, जो भी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखी पहले वो, फिर रूट करो उस वैल्यू का 19 टाइम्स। कैसे? रूट टक 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 टक, कैलकुलेटर के बटन बाहर ना जाए, इतनी तेज नहीं दबाना है। ठीक है, फिर माइनस के 1 इज इक्वल टू इंटू, जैसे जैसे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नंबर याद रख लेते हैं हम, ऐसे ये नंबर याद रखना है। क्या? 22 75 96 है। अरे तूने तो बहुत अच्छे से याद किया हुआ है, यानी तो लाइफ में भी कोई नहीं आया। अच्छा, 22 76 95, देख रहा है मैं अभी तक भटक रहा हूँ क्योंकि नंबर कुछ और चल रहे होंगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है पर ऐसा हो नहीं सकता ना, मेरी शादी हो चुकी है। डन, तो बीवी जी का ही नंबर याद है बस।
तो वेट, तो क्या log x क्वेश्चन में, अब इस तरीके से अगर हमारे को क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे, आप सब अपने इसलिए बता रहा हूँ, घमंड तो नहीं करोगे। अगर हमें पता है कि log 2 निकालना है, छोटा सा नंबर है, तो पहले 2 लिखे, कैलकुलेटर 2 अरे सारे 2 नहीं, बस एक ही बार 2, फिर उसके बाद रूट करना है 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर -1 इज इक्वल टू करेंगे, फिर इंटू करेंगे 22 76 95, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेटर पे क्या आया, 0.3010, क्लियर है, बोलो हाँ। 4 डिजिट, हमेशा लॉगरिथम में 4 डिजिट की वैल्यू लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, बोलो हाँ। ओके, अब आप सभी 25 करिए, फिर उसके बाद log 73 करिए, 25 भी नहीं आया, अगर नहीं आया समझ, आगे वेट, अब जब लॉगरिथम नहीं आया, देखो तुक्का मत भेड़म पहाड़ी करना, या अब हम बेटा सीखेंगे एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम लाइक का उल्टा, ऐसे उल्टा नहीं है, मतलब ऐसे उल्टा है, ठीक है। तो ये इंटू है तो डिवाइड कर दो, पर किसको, जो एंटी लॉग के आगे क्वेश्चन में लिखी गई वैल्यू हो, उस वैल्यू को पहले आप डिवाइड करेंगे 22 76 95, यानी आपको ये नंबर याद रखना ही पड़ेगा एट द एंड, फिर +1 इज इक्वल टू एक साथ 19 टाइम्स, नहीं आया समझ। अब कैलकुलेशन में सबसे पहले क्वेश्चन कैसे करते हैं, रेडी, जैसे कि सबसे पहले मान लो मैं उल्टा ही जान के लेके चल रहा हूँ 1.3979, तो ये अगर ऐसा भी आ गया ना 24.999 समथिंग, वो 25 ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो पहले लिखो, कैलकुलेटर पे लिखो बेटा, ये सारी डिजिट लिखो, 1.3979, ठीक है। डिवाइड 22 76 95, आप सब तो इंटू इज इक्वल टू, देखो इंटू इज इक्वल टू कैसे, इंटू इज इक्वल टू एक, इंटू इज इक्वल टू दो, इंटू इज इक्वल टू तीन, इंटू इज इक्वल टू चार, इंटू इज इक्वल टू पांच, ये वाला है, इसलिए एक साथ प्रेस करना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 24.99 मतलब 25 अप्रोक्स, ये क्लियर है, नहीं आया समझ। आप सब बहुत अच्छे बच्चों, मुझे पता है, तो इसी बात पे आप 2.1746 की भी वैल्यू अपनी तरफ से निकाल के सभी बताने वाले हैं। एंटी लॉग में आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस ही लेंगे तो भी चलेगा काम, ठीक है। लॉगरिथम 4 प्लेसेस तक निकाला जाता है, पर एंटी लॉगरिथम 2 प्लेसेस तक भी वैलिड है, ओके बच्चों। कुछ कह रहे हैं आप, 149 पॉइंट सभी का सेम आया बच्चों, नहीं आया, पहले आराम से निकाल, इंटू इक्वल टू 19 बार ही दबाना, एक बार भी एक्स्ट्रा हो गया तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, सबका यही आया है, बच्चों बोलो हाँ। आया, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात पे आते हैं, x की पावर 1/n, हाउ टू सॉल्व। तो बच्चों ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है इनसे, पर इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी वो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो, ये अलग कॉन्सेप्ट है और इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। इसकी जरूरत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इसकी जरूरत डिपेंड ऑन क्वेश्चन है, बोल बात एक ही रहा हूँ, ठीक है। या आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ, पर मेरे को पता है मैं क्या बोल, सबसे पहले क्या करेंगे, n 1/5 1/3 7/3, अब आपको लगेगा सर 2/3 दे दिया, तो कोई बात 3 से ही डिवाइड करो, 2 से तो बाद में इंटू इक्वल टू कर ही देंगे हम, जो भी वैल्यू आएगी, नहीं समझे। तो इसलिए क्या होता है, डिवाइड बाय n करो,
ऐसा तुम्हें लग रहा होगा मैंने ये सही करा है गलत करा है? या यही तो मैं सोच रहा था क्या आएगा ये नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 12 टाइम्स, फिर -1 इज इक्वल टू, फिर डिवाइड बाई n इज इक्वल टू, फिर +1 इज इक्वल टू, फिर इंटू इज इक्वल टू, एक साथ 12 टाइम्स, तब जा करके जो आएगा वो आंसर है। नहीं आया ना समझ? हाँ मैंने नहीं सिखाया था विवेक को। ठीक है, तो क्या कह रहे हो, अभी पता चल गया? अरे वो मल्टीपल टाइम्स यूज करा इसलिए याद है उसे। डन, रेडी। तो देखिए क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपसे कहा देखो 5 की पावर 1/7 करना है, तो हमें पता है कैलकुल वो 1/7 है तो 7 ही लिखूंगा ना। तो अब ये कैलकुलेटर पे नॉर्मली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, रूट नहीं है ना, क्योंकि ये 1/7 है। तो भी आज हम आपको ऐसी चीज सिखा रहे हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल है। करिए, पहले 5 लिखिए, फिर रूट करिए 12 टाइम्स। कोई नहीं, बच्चों को बोलने दे तो अपना कर। हाँ एन को 7 लेंगे, बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्या आया? गलत गलत है। सबका यही आया क्या? मैं भी एक बार बताता हूँ दीदी, पहले 5 लिखो कैलकुलेटर पे, फिर रूट करो 19 टाइम्स, 1 2 3 4। मैं वही बोल रहा हूँ, आप समझो फीलिंग वहां है, ठीक है। तो 5 रूट करते हैं 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। -1 इज इक्वल टू इंटू, नहीं करना, ठीक है, उसकी जगह करना है डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1.2585। चीटर। नहीं आया समझ? अब तुम्हें, अरे बन रहे क्या? दीदी तभी कंफ्यूज हो रही होंगी, कोई बात नहीं दीदी। ठीक है, आगे नहीं आया, करें स्टार्ट। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इन बातों का यूज कर लेते हैं। आज की क्लास क्यों खास थी वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये बातें क्वेश्चनों में कई बार लग जाती है कभी कभी। ठीक है, ये पेज काफी इंपोर्टेंट था। अभी जो पीछे गया है, लिखा नहीं होगा कुछ, नहीं मत लिखो। हाँ सही बात है, तो करें स्टार्ट। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन, तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछने की जगह खुद ही कर देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 5 एंड 12। ओके, 2 5 एंड 12 का ज्योमेट्रिक मीन हमारे को निकालना है। 3 टर्म्स हैं, तो नेचुरल बात है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन सब की पहले मल्टीप्लाई करूंगा और होल की पावर 1/3, जितनी भी टर्म्स होंगी उतनी टर्म से रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है बेटा, तो 2 × 5 120 की पावर 1/3। क्लियर? और 120 पहले के, अब वही वाली बात है, लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट है, उसको मजबूरी में लगाते हैं। 120, अब वेट, पहले क्या करना है, रूट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये कुछ गलत कर दिया मैंने, गलती से कुछ और दब गया था। हाँ 4 क्या सभी का यही आया है? बच्चों प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए, सबका यही आया है? कुछ भी तो आ रही है तू, मैं लिख दूं? सबसे पहले क्या करना है, जो भी एक्स वैल्यू हो उसका रूट करना है, फिर उसके बाद ये 12 टाइम्स है, ठीक है भैया, फिर -1, फिर डिवाइड बाई n, फिर +1 इंटू इज इक्वल टू एक साथ 12 टाइम्स। नहीं आया समझ? ठीक है, ये हाँ मैंने भी देखा क्वेश्चन में,
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, अब वही वाली बात है कि क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है, यस और नो। तो 2546, 3983, 11987, क्या पता ये यहीं पे एरर दे दे, बेकार में हम आगे की कैलकुलेशन क्यों करेंगे फिर। 2546 इंटू 39 दे क्या? अरे रुक जा, इंटू 11987, किनारे पे रह गया। ये देखो, अब करो। देख ही अब, वैल्यू ऐसे लिख दी जान के, जैसे कि आप ये जान के लगा ही नहीं पाओगे अब, नहीं समझे, इसलिए एरर लगाना है, नहीं समझे। तो अब आपकी मजबूरी है इसको इस तरीके से ना कर, तो इस तरीके से ना करके अब आपकी मजबूरी है कैलकुलेटर पे तो चाह करके भी नहीं कर सकते। और अगर लिख भी दिया तो वो वैल्यू कैसे लाओगे कैलकुलेटर पे, क्योंकि वो कह रहा है मैं तो 12 डिजिट हूँ और तुम्हारा आंसर आ रहा है 14-15 डिजिट का, जो कि कैलकुलेशन में हार्ड पड़ गया था। तो मैं कराऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स सीरीज को अपने सामने लिख लेना है। 2546, 3983, 119871, उन सब का लॉग निकालो, फिर उन सब का टोटल करो। करो, लॉग निकालने का फॉर्मेट है √19 टाइम्स -1 इज इक्वल टू इंटू 227695। भाई आप गलत हो बिल्कुल, 3 पॉइंट आएगा क्योंकि जितनी डिजिट होती है उससे एक कम आता है। 4, ये आया दीदी, चलो ये भी 3 पॉइंट कुछ आएगा और ये 5 पॉइंट कुछ आएगा। आराम से करो, तसल्ली से करो, जब तक लिख के नहीं करोगे तो बिगड़ जाएगा मामला। वो पूरा बोलो, 6002, 5 पॉइंट, टोटलिंग कर लीजिए, टुडुंग टुडुंग टुंग टुडुंग टुडुंग टुंग, 12 पॉइंट। अब आपने कैलकुलेटर में कहीं ना कहीं क्या करा होगा, एट द एंड आपने सारी डिजिट फिर से लिखी होंगी, हाँ, तो मेमोरी में डाल देना चाहिए था आपको तभी उसको, नहीं समझे थे। जब ये वाली वैल्यू आई थी तो मेमोरी तो खाली पड़ी, अभी मेमोरी में डाल दो दबा के, M+ दबा के, या नहीं समझे। तो ये बेस्ट तरीका होता है, बाद में MRC दबाओगे तो उन्हीं तीनों को जोड़ेगा जो आपने मेमोरी में डाला था एट द एंड। आगे इक्वल टू डाल दिया, फिर मेमोरी में अलग से डाल दो चाहे, है। अरे वो तो जब तक आप उसे रिफ्रेश नहीं करोगे तो सारी जोड़ रहा है जहां जहां M+ दबाया गया। मेमोरी सीधा कहता है मेरी मेमोरी में ऐड किया गया है, और जो आप ऐड करोगे मेरे लिए वही मेमोरी है। उसके बाद आप जो कैलकुलेटर पे कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, पर जो मेमोरी में डाल दोगे प्लस या माइनस, माइनस भी कर सकते हो आप एट द एंड, तो उसके बाद MRC यानी मार्जिन, मतलब एक तरह से उसको आपने मर्ज कर दिया, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन को। नहीं आया समझ? तो ये कैलकुलेशन चलती है, कैलकुलेटर का पूरा यूज आना जरूरी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो 12 पॉइंट कितना आया, 0847, डन। फिर इसके बाद जो भी वैल्यू आई एट द एंड, इस वैल्यू को आप क्या करोगे, 5/3, क्या 5/3, एक मिनट, तो पहले फॉर्मूला लिखो, सबसे बेस्ट होता है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, जो भी वैल्यू आई है सिग्मा लॉग एक्स, उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, एन मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ फॉर्मूला ही लिख रहे हैं अभी, फिर एंटी लॉग, क्लियर। तो क्वेश्चन में एंटी लॉग, अब एंटी लॉग निकाल लेंगे, पहले कैलकुलेशन तो करिए। तो 12.0847 डिवाइड बाय 3, एंटी लॉग कैलकुलेशन में कितना है बच्चों, 4.0282। तो यहाँ पे एट द एंड कितना आया इसका, 10670। अब वेट, जिसको कंफ्यूजन है पहले वो एंटी लॉग आराम से निकालिए, एंटी लॉग निकालिए, टाइम लगेगा, नहीं आया समझ।
यही आ रहा है, बाकी करिए ना, जब तक हाथ साफ नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा? बताओ। दीदी तो एक बार और कर लो ना, किसी ने ये थोड़ी कहा एक ही बार करना है। एग्जैक्ट ही लेंगे, अगर लेंगे तो यही लेंगे जो दिख रहा है। मैं करता हूं 4.0282। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डिवाइड करते हैं 22, 73, 95 से, फिर +1 करते हैं, फिर इंटू इज इक्वल टू 1, इंटू इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 092, पहले वाला सही था। मैंने भी पूरी ली है, मैंने भी पूरी ली है। बात समझिए, मेरी तरफ से ये ना कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट आई है। ठीक है, देखिए, हाँ, करिए आराम से। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 मिनट का
दोनों के आंसर आ गए बच्चों। पहले का आंसर क्या है? 7143। अरे पहले का 7143, 5.7143। अच्छा 5823। ओ हो, सबका सेम आया। तो तुझे लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम लगाने में तू हिचक रही है। फिर समझ मेरी बात, आराम से इसी की प्रैक्टिस करियो घर पे बैठ के, इन्हीं तीनों क्वेश्चनों को बार 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 बार। जब यही ना आ रहा हो तो मेरे को मैसेज कर दियो, भैया नहीं आया, तो वीडियो यही कंटेंट दोबारा देखना, फिर डन। तब भी ये नहीं कि मैं दोबारा कर रहा हूँ, वीडियो देखना, क्यों? क्योंकि कराया आराम से गया, नहीं समझे एट द एंड। और फिर वही चीज है कि आप उसको फॉलो करने में दिक्कत ले रहे हो, और मैंने कहा तीन ही क्वेश्चन, क्योंकि वो भी बाकी चीजों में सेम ही होना पैटर्न। नहीं आया समझ? बोलो हाँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा जो चल रहा था उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। पर ज्योमेट्रिक मीन में अब आपके मन में आता होगा, सर ये तो इंडिविजुअल सीरीज थी, क्या इसमें डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस नहीं होती? होती हैं, होती हैं, पर एट द एंड खेल वही हो जाता है कि क्वेश्चनों का लेवल ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आने के चांसेस कम होते हैं। पर फिर वही वाली बात, हमें आना चाहिए। क्लियर? तो क्वेश्चन को प्लीज सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, इसी में, और एक होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज देखा जाए तो एक ही क्यों कहलाती हैं? क्योंकि क्लास इंटरवल में भी हमारे को मिड वैल्यू से एक्स मिल जाता है। नहीं दीदी, आज ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन पे ही है, पर उसके अंदर फॉर्मूले अलग हो जाएंगे ना जो से। तो वेट, डिस्क्रीट में क्या होता है, एक्स और फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसमें क्या होगा, सी आई और फ्रीक्वेंसी हो गई। एट द एंड एक्स सीरीज इससे क्या हो जाती है, मिड वैल्यू से एक्स आ जाती है, तो घूम फिर के तो यही दोनों हो गए। तो इसलिए कुछ नया फॉर्मूला तो सीखना नहीं। तो एक ही फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्रिक मीन निकालते समय आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो x1 है उसकी पावर f1 इंटू x2 है उसकी पावर f2, समझ पा रहे हो क्या है f2? जिसकी जैसी नंबर उसी की फ्रीक्वेंसी के साथ पावर में है, इंटू x3 की पावर f3 डैश xn, जितने भी होंगे fn के होल की पावर 1/n। n मतलब मैंने बता दिया था पहले दिन ही, फिर से रिपीट कर देता हूँ चाहे। एन का मतलब सिग्मा एफ ही होता है, इसमें आप ज्यादा नहीं सोचेंगे। क्लियर है? चाहे वो किसी भी जगह का एन क्यों ना हो। आया समझ? इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से और तब्दील करते हैं, वही क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, जो एट द एंड क्या करा गया, लॉगरिथम लगाया गया। लॉगरिथम ने पहले पावर को नीचे उतारा, फिर सबको इंडिविजुअल लेवल पे नीचे उतारा, बीच में प्लस आ गया। मैं उस प्रोसेस को दिखा नहीं रहा, कहो तो दिखा दूंगा। क्या? फिर सिग्मा एफ की पहले लॉग एक्स से मल्टीप्लाई होगी, लॉग एक्स निकाला फ्रीक्वेंसी के साथ इंटू, फिर सिग्मा डिवाइड बाय नंबर सिग्मा एफ यानी से डिवाइड, फिर उसका जो भी कैलकुलेशन आएगी उसका एंटी लॉग। और इसमें इस फॉर्मूले के चांसेस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये चीज़ पावर में बहुत बड़ी हो जाती है एकदम से। भाई अगर मैंने मान लो 7 की पावर 3 करा, वही कैलकुलेशन बड़ी है, फिर 5 की पावर 9 कर दिया गलती से, वही इतनी बड़ी है कि वो ये वाले कॉन्सेप्ट से तो नहीं होना फिर, क्योंकि उनकी इंटू ही आपके लिए पॉसिबल नहीं है, समझे? तब यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा वैलिड हो जाता है। बेटर एक क्वेश्चन करके देख लें। तो फोन अपने बैग में रख लीजिए, ये बैग में रख दीजिए, बैग में रख दीजिए। अच्छा लगा? क्वेश्चन कर रहे थे हम ज्योमेट्रिक मीन का। सपोज उसने सीरीज में ही इस तरीके की सीरीज दे दी, 2 5 3 7 1 4 3 2, और आपसे बोला गया फाइंड ज्योमेट्रिक मीन।
ज्योमेट्रिक मीन परसेंटेज जैसे क्वेश्चनों के लिए निकाला जाता है। अब ये बात आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बाद में पता चलेगी, ठीक है। अभी पहले नॉर्मल क्वेश्चन को समझते हैं। एक्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी डिस्क्रीट चीज दे रखी है। तो फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का क्या था? ज्योमेट्रिक मीन का यानी 2 की पावर 1, क्लियर है, 5 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है इतनी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में आ जाएगी। और पावर 1/10 क्यों? क्योंकि टोटल सिग्मा एफ जो आया है वो 10 आया। 5 इंटू 5 इंटू 5 625, फिर 3 3 होती 27, 7 7 जा 49। नहीं आया समझ? वेट, क्वेश्चन में 2 इंटू 625 इंटू 27 इंटू 49 1653750 के होल की पावर 1/10। अब सेम सिनेरियो आ जाता है यार, इतनी वैल्यू के लिए क्या लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम लगाएंगे? मतलब सीधी पावर वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेस्ट है। फिर लिखी हुई वैल्यू में क्या करते हैं, पहले रूट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 करते हैं, फिर डिवाइड बाय 10 करेंगे, फिर +1 करेंगे, इंटू इजिकल टू 1, इंटू इजिकल टू 2, इंटू इजिकल टू 3, इंटू इजिकल टू 4, इंटू इजिकल टू 5, इंटू इजिकल टू 6 7 8 9 10। तो 1.43 इंटू इजिकल टू 4.99। अच्छा, आप गिन देते मेरे साथ साथ। 4 हाँ, मेरा भी यही आया है फिर तो। ये रहा, हवा में तीर थोड़ी ना मारा है, नहीं समझे? क्या हुआ, तू आज खाना वाना खा के नहीं है क्या? इसे कुछ कह दिया क्या इसे आते ही पलक को? हाँ, तुझी भी बैठी है, मैं वही तो देख रहा हूँ, पर क्या पता क्या हुआ, सब सही? तो इंग्लिश झीली नहीं क्या? अच्छा, कहाँ गया? है, ये है रीजन। और वो हर छोटी से छोटी चीजों का स्नैप बना के डालना कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो याद आ रही है। चलिए करें स्टार्ट। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट अगले पे आते हैं। इसी को दूसरे वे में करना है क्या, तो मैं समझदार नहीं समझता, इससे मैंने कहा ना ज्यादा बड़े क्वेश्चनों का लेवल वो देगा नहीं। करके दिखाना है तो बताइए। डन। तो नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अब आते हैं हार्मोनिक मीन पे। क्या बोला मैंने? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब, अब जब बात आती है हार्मोनिक मीन, तो ये किस तरीके के क्वेश्चंस में यूज होगा? डिस्टेंस जैसे क्वेश्चनों में, स्पीड जैसे क्वेश्चनों में, टाइम जैसे क्वेश्चनों में। सर ऐसे कैसे क्वेश्चंस होगा पता चलेगा, वो आपको भी मैं जब दिखाऊंगा ज्योमेट्रिक उसमें कॉन्सेप्ट में, तब आपको क्लियर हो जाएंगी ये बातें। पर पहले ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए, नहीं आए तो पूछते चलिए। ओके, तो वेट, हार्मोनिक मीन में पहले इंडिविजुअल सीरीज को ही टारगेट करते हैं। उसको भी कैलकुलेटर पे लिखने का अपना एक वे है, पर पहले समझिएगा हार्मोनिक इंडिविजुअल सीरीज। ये नोट्स आप सही से बना लीजिएगा। आपको लग रहा होगा ये अभी चैप्टर बड़ा लंबा जा रहा है, पर इसी चैप्टर के बाद सारे चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी खत्म होंगे। आपको पता है ये चैप्टर टाइम लेता है। क्यों? इस चैप्टर को अगर किसी ने हवा में उड़ाया है सिर्फ ये कह के कि आपने पढ़ रखा है, तो मुझे तो नहीं लगता ये जितनी बातें आज मैं बता रहा हूँ किसी ने पढ़ रखी है। हाँ नहीं, इसलिए मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट को पूरा कर लेंगे तो अब जो भी होगा वो क्वेश्चन है, यानी वो क्वेश्चन नया है पर कॉन्सेप्ट नया नहीं बचेगा। क्लियर है? तो टाइम लगता है इन चीजों में पूरा होने में। इसीलिए तो कहते हैं वाइड सिलेबस है, पर कहने के लिए वाइड नहीं है, एक्चुअल में वाइड है। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि उसी को अगर आप कवर करके चलते हो तो नया नहीं मिलना आपको। मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नया नहीं मिलना, पर उसको याद रखना पेपर के समय तक। याद रखना मतलब समझ रहे हो? लॉगरिथम याद नहीं रहता, तुम तो बात क्या कर रहे हो, हार्मोनिक में नहीं याद रहेगा, कैसे पॉसिबल है? और ये कोरिलेशन तो अपना में बहुत बड़ा फॉर्मूलों का भंडार है, रिग्रेशन उसी के साथ फॉर्मूले का बहुत बड़ा भंडार है। मतलब मैं बोलता रहूंगा लगातार, फॉर्मूले फॉर्मूले हैं और एक चीज। तो इसलिए मैंने आपको एक पहले दिन ही बोल दिया था, स्टैटिस्टिक्स की कॉपी बिल्कुल डिफरेंट रखना। वो लाइक मैथ नहीं है, मैथ से अलग स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर किसी को कॉपी बचानी है तो उसको लिए कुछ कह नहीं सकता। नहीं समझे? इंडिविजुअल सीरीज हमारे को कैसी देता है?
x1 x2 x3 डेट 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 डैश xn। तो हार्मोनिक मीन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, पहले उसे समझते हैं। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी वो n ऊपर लिखते हैं और हर एक का रेसिप्रोकल 1/x1 1/x2 1/x3। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा तो बेटर है कि क्वेश्चन के साथ समझेंगे, पर इसको देसी लैंग्वेज में लिख देते हैं n डिवाइड बाय सिग्मा 1/x, यानी हर एक के रेसिप्रोकल का सम करके, वो भी डिवाइड में है। अब कैलकुलेटर का यहाँ पे बहुत तगड़ा रोल है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ ही क्वेश्चन यहाँ पे कर दूं, ज्यादा बेस्ट है, ध्यान से देखते चलिएगा। हेलो, तो क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन में 2 5 7 एंड सो ऑन इसका निकालना है। अब कैलकुलेशन करना चाहते हो पहले तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं और फिर करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो पहले जितनी ऑब्जर्वेशन है वो, ये तो लिख के दिखा रहा हूँ पर ये कैलकुलेटर पे ही हो जाती है, बताऊंगा कैसे। तभी अपना अपना पहले आंसर बता दीजिए, फिर मैं अपना आंसर बताऊंगा। यही आया होगा। सुनो अब तरीका समझो क्या करना है। कैलकुलेटर पे ना ये सारे नंबर लिखते जाओ, मेमोरी का यूज तगड़ा होगा इसमें अब। और जो वैल्यू का सम आएगा वो मेमोरी से निकाल दो, उसको भी डिवाइड इक्वल टू करके ऊपर पहुंचा दूंगा। तुमने लिखा होगा, मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान से समझना क्या करूंगा। एक्चुअल में 2 है तो 2 डिवाइड इज इक्वल टू, जब मैंने किया ना वो 1 अपॉन ही होता है। जब किसी वैल्यू को आप लिख करके डिवाइड इज इक्वल टू करते हो 1 अपॉन ही करा इनडायरेक्टली आपने। ये 5/3 तो होगा नहीं, वो 1 अपॉन ही है, पर से मैंने मेमोरी में डाल दिया। मेरे को 5 का चाहिए था, 5 डिवाइड इज इक्वल टू दबा दिया, वो मेमोरी में पहुंचा दिया। ठीक है, गलत हो गया, गड़बड़ हो गई, फिर से करते हैं। 2 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी में, 5 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी में, 7 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी में, 11 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी में, 8 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी में। क्लियर। एमआरसी जैसी दबाया तो टोटल आ चुका नीचे। अब नीचे पड़ा हुआ टोटल या तो लिखो या लिखी हुई वैल्यू में फिर से डिवाइड इज इक्वल टू कर दो, वो भी और ऊपर पहुंच गया। पहले नीचे वाले ऊपर ऊपर पहुंचे, टोटल करा, फिर उसको भी ऊपर पहुंचा दिया। कैसे? डिवाइड इज इक्वल टू। पर मैंने जब डिवाइड इक्वल टू करा तो ये वैल्यू ऊपर गई, इंटू में 5 कहना मैं हूं इंटू करने के लिए, तो मैंने जैसे ही इंटू 5 करा तो आंसर क्या आया? 13। नहीं भाई 13 पॉइंट कुछ कुछ आया है। तुम्हारा आंसर क्या है? और 13 तो आएगा भी नहीं, तो क्लियर है। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा भी सही नहीं लग रहा, पर हो सकता है सही हो। हाँ कितना? 4.7224। क्लियर है। एक काम करते हैं, एमआरसी जो था उसका डिवाइड इज इक्वल टू करा, इंटू 5 करना था ना। 13 पॉइंट कुछ कुछ दिखा रहा है, मैंने कुछ गलती कर रहा हूँ। एक मिनट, जल्द तुम्हारे को बताने चक्कर में गड़बड़ कर दी मैंने। दोबारा से मेमोरी रिफ्रेश करो, पहले साफ रखना मेमोरी को। 2 डिवाइड इज इक्वल टू 5 डिवाइड इज इक्वल टू 7 डिवाइड इज इक्वल टू 11 डिवाइड इज इक्वल टू, ठीक है, फिर 8 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी में जोड़ दिया। अरे यार मैंने मेमोरी में नहीं पूछा, कहाँ गया? 5 डिवाइड इज इक्वल टू 2 डिवाइड इज इक्वल टू 7 डिवाइड इज इक्वल टू 11 डिवाइड इज इक्वल टू 8 डिवाइड इज इक्वल टू, यानी मेमोरी में पहुंचाया, फिर उसको जोड़ा। मैं मेमोरी में ही नहीं पहुंचा रहा बार बार यार। 2 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी, 5 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी, 7 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी, 11 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी, 8 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी। एमआरसी अब आया सही, डिवाइड इज इक्वल टू इनटू 5, तो आंसर आया 6.8141।
सिक्स पॉइंट एट वन यार, सही आ रहा है। 5 डिवाइड बाय, आप यार क्लियर है, बिल्कुल गलत आ ही नहीं रहा मेरा, 0। हाँ 5 डिवाइड बाय, तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में दोबारा से एक बार करता हूँ, है ना। पहले मेमोरी रिफ्रेश रखना। 2 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी, 5 डिवाइड इज इक्वल टू मेमोरी, 7 डिवाइड मेमोरी, बात तो वही है। 11 डिवाइड मेमोरी, 8 डिवाइड मेमोरी, एमआरसी। अरे अब कुछ हो रहा है, इनटू डिवाइड इज इक्वल टू इनटू 4.161, 4.161। भैया मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड, ये बताओ, जितने भी एमआरसी करने के बाद 1.058 आ रहा है, इनटू 4 करोगे तो 4 कैसे, इनटू 5 करोगे तो 4 कैसे आ जाएगा? 5 पॉइंट कुछ, 5.2, नहीं नहीं, डिवाइड इज इक्वल टू होगा ना वो भी, नहीं समझा, तो ये आपकी गलती है। मान लेते हैं आपके आंसर, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कैलकुलेटर में, वो गलती समझ नहीं आ रही, एकदम जल्दबाजी में। समझ आ गया? आप देसी तरीके से कर रहे हो या 1/2, तब भी एक ही बात है। चलो मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ, पकड़ने में नहीं आ रही। डन, धन्यवाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी में फिर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं। किसकी? डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? दिस एंड दिस, और कॉन्टिन्यूस में सी आई और फ्रीक्वेंसी, दिस एंड दिस। बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था मैं? हार्मोनिक में निकाल रहा था, ऑफ कोर्स मैं वही निकाल रहा हूँ अभी। हार्मोनिक में निकालते समय बच्चों, कैपिटल एन मतलब समझ रहे हो यहाँ पे? अरे आप तो दीदी बहुत शार्प हो, फिर भी मैं बच्चों को बेवकूफ मान के चलता हूँ, इसलिए बता देता हूँ। सिग्मा एफ कहते हैं बेटा, है ना। F1 अपॉन x1, F2 अपॉन x2, एफ डेट 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 डैश, प्लस Fn अपॉन xn। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद सिग्मा एफ अपॉन एन। बेटा पूजा क्लियर है? पूजा क्लियर है? क्लियर है दीदी? क्लियर है? ओके। इसके बाद क्वेश्चन में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में एक्स सीरीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2 4 5 7 6 1 3 2 5 समथिंग। फिर इसके बाद एक क्लियर है दीदी? क्लियर है? अरे इस रात में मैंने एक वो देखा था एड, जैसे एक लड़का गलती से ना एक लड़की का बैग उठा के देता है अपनी बीवी के सामने, फिर पूरे कई दिनों तक वो फिर जाके क्या करता है, वो उसी लड़की के बैग जाता है। अब ठीक है, चल हो गया काम मेरा। और क्या करूं, ये वही काम कर रहे हैं हम, समझ नहीं समझे? करें स्टार्ट। तो हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे प्रोसेस को? सिग्मा एफ यानी टोटल जो भी आएगा, 6 2 8 और 3 11 और 5 16, 16। अब आपको नॉर्मल कैलकुलेटर पे सिंपल तरीके से चलना है। 6/2 प्लस 2/4 प्लस 3/5 प्लस 5/7। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि कैलकुलेटर का एक अहम रोल आ जाता है कि आप पहले कैलकुलेटर पे 6/2 2/4 3/5 5/7 करना, वो मेमोरी में पहुंचाते रहो। डिवाइड इज इक्वल टू करते ही सीधा इंटू 16 करना है। करिए एक बार।
आप सब भी करिए आराम से, मैं भी करता हूँ। 6/2, दीदी मैं इतना शार्प नहीं हूँ, मैं आराम से करूँगा। 2/4 मेमोरी में, 3/5 मेमोरी में। तेरे चक्कर में गड़बड़ हो रहा है मेरा, ध्यान रखियो। 6/2 डिवाइड में, 2/4 डिवाइड में, 3/5 डिवाइड में, और 5/7 डिवाइड में, मेमोरी में आती। साथ साथ 4.81 डिवाइड इज इक्वल टू इंटू 16। आंसर आया 3.32। इस बार तो आ गया सही मेरा। अब सीखा हूं मैं चलाना, है ना, यही तो। आया सबको समझ। अब पॉइंट आता है सर, ये जो अभी आप लिख रहे थे, हार्मोनिक मीन के आगे आपने लिखा परसेंटेज जैसा ट्रीट होगा, ज्योमेट्रिक मीन के आगे आपने लिखा कुछ इस तरीके का ट्रीट होगा, क्या वही वही जो आप सोच रहे हो? तो इससे रिलेटेड क्यों ना एक क्वेश्चन दिखा दिया जाए पहले। तो 1 मिनट के लिए क्या मुझे बुक मिलेगी क्या आपकी? क्या मुझे बुक मिलेगी? 5 कॉल्स। जी, थैंक यू दीदी। गिर तो नहीं जाओगी ना? बिल्कुल नई बुक है, किसी बच्चे को। भाई साहब आपकी तो एकदम सील पैक होगी, उसमें तो हो सकता है कि पेजेस अभी चिपक गए हों, है ना, ये इतनी बंद रहती है वो तो। खुलती है वो कंडीशन में। वही तो, मल्टीपल ऑफ टाइम्स पढ़ना है ना उसे, मल्टीपल ऑफ टाइम्स पढ़ना है ना उसे। एक बार में 4 खत्म करूंगा। कितने टाइम में? ये टाइम पीरियड बताओ उसको। ये 3 महीने में 2 बार खत्म ये बात ठीक है, और यानी 6 महीने में 4 बार। करूंगा। 6 महीने है नहीं ना। समझ गया ना आप तो बहुत शार्प हो। दी आप तो बहुत शार्प हो। एक्चुअली नहीं थी बात। दिन कट गए थे? हाँ, अच्छा, 93 डेज आर लेफ्ट। आप तो बहुत शार्प हैं। अच्छा, 93 डेज आर लेफ्ट। अच्छा, 93 डेज आर लेफ्ट। नहीं, पहले मैं परसेंटेज वाला क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो दिख नहीं रहा इसमें अभी। चलिए पहले रख लीजिए, ठीक है। बहुत कुछ बेटा मैं पहले एक बार ना फाइल को भेज दूं, पता चले कि गड़बड़ ना हो जाए। वो वो कहाँ से लाऊं इसमें? जीमेल।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाना था, और फिर अगर मैं पूरी फाइल को ओपन करता हूँ तो हैंग करता है। बेटर है कि वो सिस्टम से बचो। तो देखिए, आपके सभी की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये बन जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में किस तरीके से करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है ना। इसीलिए मैंने स्पेशली लिख दिया था, उससे आप आइडिया लगा पाएंगे, जिसके लिए मुझे 1-2 मिनट आपके चाहिए हुए थे। An aeroplane flies from A to B at the rate 500 km per hour and comes back from B to A at the rate 700 km per hour. The average speed, average मतलब निकालना तो मीन है, पर मीन निकालना है तो अर्थमेटिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप आराम से एनालाइज करो, नहीं, यही चीज में भी मैंने बताई कि अगर मतलब डिस्टेंस स्पीड जैसी चीज होगी, तो आप किस डिस्टेंस स्पीड टाइम जैसी चीज होगी तो हार्मोनिक। ये अब अभी याद तो करना पड़ेगा, पर एट द एंड एकदम से क्लिक करे इसलिए क्वेश्चन दिखाना पड़ा। तो यानी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे क्वेश्चन किससे होंगे, हार्मोनिक मीन से। पर अगर दो वैल्यू का हार्मोनिक मीन निकालना पड़े, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको वापस क्वेश्चन पे लेके जाना चाहूंगा, जिसमें मैं यहीं पे छोटी छोटी बातें और ऐड ऑन कर देता हूँ, अगले पेज पे कर देता हूँ। चलो, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ये बातें बताई गई हैं, पर फिर भी समझ लेते हैं। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर अर्थमेटिक मीन निकालना पड़े तो आप तो बहुत शार्प हैं। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, सर आ गए क्या। हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, हार्मोनिक का ये होता है ना, R2 अपॉन क्या R2 लेके अपन क्लियर है, बोलो हाँ। चलिए, इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा। तो जब हार्मोनिक में निकाल है वही कॉन्सेप्ट टू, देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, 2/1/A प्लस 1/B लिखता मैं, एलसीएम लूंगा तो नीचे वाला ए भी ऊपर चला गया, ये बना उनसे ही है, कुछ अलग नहीं। ज्योमेट्रिक मीन वही, इन दोनों के इंटू करके 1/2 करा गया है। और अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, एवरेज निकालना, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 है, वही सेम कॉन्सेप्ट। पर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है ये मैटर कर रहा है। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हो, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, नहीं वो तो आ गया, पर मैंने कुछ और दबाना तो दबा कुछ और दिया। तो इसमें हमारे को क्या करना है, एट द एंड हार्मोनिक मीन निकालेंगे, और हार्मोनिक मीन निकालने के लिए 2AB अपॉन ए प्लस बी। ए क्या है क्वेश्चन में हमारा, हमारा 500 तो 2AB यानी 2 × 500 × 700 डिवाइड बाई, 500 जो कि 1200 हो गया। नहीं आया समझ। प्लस करना था एक्चुअली, मैंने माइंड वो इंटू लगा दिया, तो 12, ये इसका आंसर है। नहीं आया समझ, नहीं आया। आप कह रहे हो तो ऐसे मैं मान लूंगा, पर फिर भी अंदर से मन नहीं कह रहा कि मैं मानूं। आप इन्हें अगर आप ये वाला देखें तो ये तो सिंपल अर्थमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, एक्स की एफ से इंटू करके सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये तो नॉट अ बिग डील। इस क्वेश्चन को आप कंफ्यूज हो जाते कभी कभी। मैंने बताया था मीन मीडियन मोड, नहीं ये दिन ना पाप लगेगा।
सिर्फ मीन मीडियन मोड के केस में आपको डायरेक्ट ठोकना है। क्लियर? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वेशन से कैसे निकालते हैं वो आज सिखाऊंगा, पर पहले वो भी लिखवाया भी नहीं कहीं मैंने। तो बेटर है, अभी तो इसने मीडियन ही बोला है, तो मीडियन अगर एक्स का दे रहा है और मीडियन ऑफ वाई निकालना है तो कौन सी बहुत बड़ी बात कह दी उसने, सिंपल ठोक दो एक्स की जगह। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो क्या बोले, आते हैं, पर दिक्कत पता है क्या है, जब किसी ने उस क्वेश्चन को कभी उस बारीकियों से समझा नहीं तो वो कभी कर नहीं पाएगा। समझे? बोलो हाँ। दीदी का फोन खराब है, उदास है दीदी। ठीक है, सेम इसमें भी मोड बोला गया है, मोड ऑफ एक्स दे रखा है और मोड ऑफ वाई निकालना है, यानी क्वेश्चन में डायरेक्ट रख देंगे आप तो बहुत शार्प है, मुझे पता है। जी दीदी, यही मैं बस बच्चों को कह रहा था, मानते नहीं आजकल के बच्चे। भाई भाई नहीं शेयर करना, ये जरूरत नहीं है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, अभी अपना ढीठपना दिखाएगा। यार देखो, जिस चीज के लिए आपने यूज करा पहले दिखाता तो क्या पता आप उसे ही चाह रहे हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आते हैं। मेरी उंगली थी वो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एक्स वाई, इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ज्योमेट्रिक मीन सिंपल ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप दो सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकाल के उसको लिख सकते हैं एज इट इज। नहीं बताया अभी मैंने, अभी नहीं। इसी से अब एक, नहीं इस बात से अब एक बात याद आई है, अभी मैं पर उसको पूरा लिख दूं, जैसे ये क्लियर है, ऐसे ही कंबाइंड 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 अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड हार्मोनिक मीन, इसका मतलब समझो पहले ये क्या हो सीन बन गया। अब हमें अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज का नहीं निकालना, दो तीन या चार सीरीज के अलग अरिथमेटिक मीन निकले हुए हैं, मतलब हमें ऑलरेडी मीन पता है, उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पता है। तो ये क्या कहता है, कंबाइंड मीन निकालने के लिए जितनी बार वो जिस चीज को बोलेगा उसको आप ऊपर आराम से ऐसे लिखते जाओ। याद है ये वाला, तो याद ही होगा हालांकि, तो ये तो क्लियर रहता है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। नहीं आया समझ? ऐसी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, ये क्या कहता है, गुड क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ये सिंपल दो वैल्यूज की ज्योमेट्रिक मीन में क्या कहेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई अगर निकालना है तो हाँ सिंपल मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई से बनाया ना, उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, जिसका जो होना था पावर हो तो वो होके आया है, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई में लिखना है। क्लियर? बोलो हाँ। और हार्मोनिक मीन क्या कहता है, नहीं नहीं, n1 प्लस n2 n1 अपॉन h1 और n2 अपॉन h2। नहीं समझे ये क्या करा है? इसके लिए मुझे एक सेकंड के लिए बुक देखनी पड़ेगी, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, बस वैसे लिखा सही है, पर कंफर्मेशन के लिए बस। ठीक है, ये लिख लीजिए अपने पास, ये नहीं समझोगे ना। तो हार्मोनिक मीन दो सीरीज के दे दिए, उनके नंबर्स तो देगा ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम अभी, सही लिखा है ये रहा। ठीक है, पकड़ लीजिए, वो देगा, वो हार्मोनिक मीन कहेगा, कह रहा है समझ गए, उसने कहा 10 सीरीज के 10 नंबर्स के हार्मोनिक मीन 5 है और 8 नंबर का हार्मोनिक मीन 7 है, तो बताओ कितना होगा, तो टोटल नंबर ऊपर और हर एक के नंबर को उसके हार्मोनिक मीन से डिवाइड, और ऐसे अब ऐड कर दो, 3 नंबर्स का बोले, 4 हार्मोनिक मीन बोले, 5वां हार्मोनिक मीन दे, अब हार्मोनिक मीन दे रहा है, नहीं आया समझ? नहीं आ रहा होगा, ये देखने में छोटी बातें लग रही। अब एक और चीज, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें लग रहा होगा हल्के में है, इसी से ही रिलेशन निकल के आया है। जो बातें इस वक्त मैं लिख रहा हूँ, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल न्यू है ना सबके लिए। रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इनमें रिलेशनशिप क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कहता है भैया सुनो, अगर आप अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की इनटू करते हो तो ए बी के बराबर आएगा, हम कह रहे हैं हाँ, तो वो ये कहता है वो भैया सिंपल हो गया ना, जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर किसी क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन ऑलरेडी दे दिया, हार्मोनिक मीन ऑलरेडी दे दिया,
अर्थमेटिक दे दिया, ज्योमेट्रिक दे दिया, हार्मोनिक। हार्मोनिक दे दिया, अर्थमेटिक दे दिया। क्लियर है? बोलो हाँ। क्वेश्चन है ये अपने आप में, ये दिख रहा होगा फॉर्मूला, इन दोनों की इंटू करो, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, 2 से 2 कट गया, ए बी बचा, ए बी को इसका स्क्वायर ही तो कहूंगा। नहीं आया समझ? इसी में सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने इन बातों को सीखा था, एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं। रिलेशनशिप में 3 कैटेगरी में क्वेश्चन तोड़ेगा। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी एक्स सीरीज के ऑब्जर्वेशन, यानी इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल बोलेगा, इक्वल बोलेगा, या इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर अनइक्वल बोलेगा। ठीक है, तो इसी से ही फिर एक तीसरी कंडीशन निकल के आएगी जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर दूं अभी। ठीक है जी दीदी, बिल्कुल सही बोला। क्या बोलो, फिर से बोलो। पहले तो इसको समझते हैं। अगर ऐसा कुछ बोला तो एक्चुअल में रिलेशन ये कहता है भाई, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो चाहे ज्योमेट्रिक मीन निकालो, हार्मोनिक मीन निकालो, या तो ये सब बराबर होते हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर ही होते हैं। क्लियर है? अगर तीनों अनइक्वल हैं तो हमेशा उन्हीं टर्म्स का अर्थमेटिक मीन एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा आएगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, इफ नॉट गिवन, क्या गिवन, नॉट गिवन, ऑब्जर्वेशन जो है इक्वल, इक्वल या फिर अनइक्वल, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फिर हमारे सामने ऑप्शंस होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा और एक ये भी होगा। तो आपको उस क्वेश्चन को पहले ये पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है अनइक्वल बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स बोल दिए, डिस्ट्रिक्ट मतलब अलग अलग, तब ये वाला ऑप्शन हो गया। उसे कहीं बोल दिया कि सेम कोइंसाइड या सेम एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर वाला। अब कुछ दिया ही नहीं है तो फिर हमारे को पता है इक्वल भी होता है, बड़ा भी होता है, तो यानी दोनों मिला के। नन ऑफ दिस तो बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? बोलो हाँ। ये छोटी सी बात लग रही होगी आपको, पर ये रूल बहुत तगड़े हैं। नहीं समझे? मुझे पता है आप सब बहुत शार्प हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। इसी के बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार हमने लास्ट क्लास एक तरह से चारों ही कॉन्सेप्ट्स को देख लिया था, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज भी देखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, मीन डेविएशन भी। बस उसको फ्रीक्वेंसी के साथ देखा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही बहुत बड़े जाएंगे तो वो देगा भी नहीं पेपर में। पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो छोटे दे सकता है। छोटे कैसे? एक तरह से उसने क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे दी, ax, जैसे मीन मीडियन मोड में देता है ना इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलो हाँ। ऐसे ही वो तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही दे रहा है। और इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेंज ऑफ y पता है तो रेंज ऑफ x बताओ। रेंज ऑफ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन ऑफ डेविएशन ऑफ y पता है तो मीन डेविएशन ऑफ x बताओ। जैसे मीन ऑफ x पता है तो मीन ऑफ y बताओ, तो डायरेक्ट रख दो। मीडियन बोले डायरेक्ट रख दो। तो इस कैटेगरी को मैं दो कैटेगरी में फिर से तोड़ देता हूं। समझ पा रहे हो? अगर मीन, मीडियन एंड मोड दे तो इनमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट रखनी है वैल्यू। क्या करनी है? डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। एक्स की देगा तो एक्स की, वाई की देगा तो वाई की। एक्स की देगा तो वाई जो निकलेगा वही मीडियन ऑफ वाई कहलाएगा, मीन ऑफ वाई कहलाएगा, मोड ऑफ वाई कहलाएगा। मतलब इसमें तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर वेट, इसमें देखो एक्चुअल में क्या होता है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जितने भी डेविएशन वाले सीन बोल रहा हूँ, रेंज भी। तो मैंने उस दिन फॉर्मूला जब लिख रहा था तो एक बात पे फोकस किया था, मैंने कहा कोई भी कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो हमेशा याद रखना, तो रेंज ऑफ वाई, हमेशा वाई वाला पहले याद रखो। रेंज ऑफ वाई, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई, मीन डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन में जब आप कंपेयर करते हो, y इज इक्वल टू माइनस के ax हो गया, माइनस के c हो गया। पहले समझो ax और c चला गया और जो इंटू में b था वो डिवाइड में चला गया। क्लियर है? तो इसको m बोलते हैं। जान के बुक में कुछ और नाम दिया हुआ है, b बाई a करके दिया हुआ है, बाहर में गया। m वर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बचपन से हमारे को एक चीज बता दी जाती है, स्लोप जिसे हम बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को स्लोप बोलते हैं। तो m याद रहेगा, यह सिंगल डिफरेंशिएशन छोटा सा, तो वही m है यहाँ पे।
तो उस m की वैल्यू कहीं गलती से नेगेटिव ना हो जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ही मोड में लिख देंगे उसे, जौन सी वैल्यू देगा उसको वहां पे फिल कर देंगे। जैसे अगर उसने यहाँ पे रेंज ऑफ एक्स दिया तो मैं यहाँ रख दूंगा, एम को यहीं रखूंगा, ये अपना आप आ रहेगा, ये देगा तो यहाँ रखूंगा, यहाँ एम में ही रहेगा और यहाँ एक्स आ रहेगा। इनकी पोजीशन चेंज मत करना, वाई वाला लेफ्ट हैंड साइड, एम वाला राइट हैंड साइड और एक्स वाला उसके साथ चिपका हुआ, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो रेंज ऑफ एक्स हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स हो गया, मीन डेविएशन ऑफ एक्स हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो गया। डन। इसमें कांस्टेंट हमेशा याद रखना, कांस्टेंट कांस्टेंट अगर if all observations are कांस्टेंट हो, अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट होती हैं, तो बच्चों बस इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे वो कुछ भी बोले इनमें से कुछ भी, कभी कभी क्या कहता है, कह देगा 15 ऑब्जर्वेशन थी, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन आर सेम, या ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन 10, तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मीन डेविएशन क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। सेम मत कर देना, जीरो होता है। कांस्टेंट में मीन मीडियन मोड सेम रहता है, क्योंकि मीडियन निकालोगे तब भी सेम आएगा, मीन निकालोगे तब भी सेम आएगा, मोड निकालोगे तब भी सेम आएगा। नहीं समझे, क्योंकि हाइट टाइम्स वही अकेला रिपीट हुआ है, तो ये तो कहता है मीन मीडियन मोड की वही आएगा कांस्टेंट। पर स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज, रेंज बोले, क्वार्टाइल डेविएशन बोले, स्टैंडर्ड डेविएशन बोले या मीन डेविएशन बोले, समझ पा रहे हो, ये हमेशा किसी भी कांस्टेंट का क्या आता है, जीरो आता है। अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो किसी कांस्टेंट टर्म का, तो वो हमेशा जीरो कहलाएगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। एक बात आप समझ पा रहे होंगे, जो बच्चे आज नहीं आए हैं तो उनसे पास होने की उम्मीद तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है और हर क्लास की अपनी एक अहमियत है। आपको क्या लग रहा है कि वो सीरियस मोड पे घर पे जाके वीडियोस देखेगा? पॉसिबल ही नहीं है, इतना डेडिकेशन वो दे ही नहीं सकता। यहाँ किसी का उठने का भी मन करता है, वो उठेगा नहीं, पर घर पे क्या है, चल देखता हूँ ना अभी कौन सा जा रहे हैं, और वो कंसंट्रेशन नहीं बनता किसी का भी। एक पेनफुल है आपके लिए घर से उठ के यहाँ पे रोज आना फिर जाना, पर एक मोटिवेशन बनी रहनी जरूरी है। वो मोटिवेशन लाइक जैसे मेरे को समझते हैं, मानो या मत मानो, पैसे मिल जाए एट द एंड। फिर दूसरी मोटिवेशन, नहीं मेरा अपना रिजल्ट, मुझे अपना रिजल्ट 100% चाहिए, तो मुझे ये काम करना है, तो इसलिए चाहे सुबह थोड़ा लेट हो जाओ पर जाना जरूर। आप समझ गए? ऐसी आपकी अपनी एक मोटिवेशन जरूरी है, कि हमें पता है कि नहीं, जब मुझे अपने पेरेंट्स के एक प्राउड मोमेंट देना है या अपने करियर में अपने अपॉर्चुनिटीज जो भी मिलने वाली है उसको ग्रैब करना है सही समय पे, ना कि लेट, तो कहीं ना कहीं आपको रोज रेगुलर रहना पड़ेगा। ऐसे में तबीयत खराब होती भी है तो आप समझो, क्या हमारे पेरेंट्स की तबीयत खराब नहीं होती? वो भी रोज उठ के जाते हैं किसी की शॉप पे, तो वो शॉप खोलते हैं, या अगर उन्हें कहीं जॉब प्रोफाइल्स में है तो वो रोज जॉब प्रोफाइल्स में जाते हैं, कहीं बॉस कुछ कहना दे बेकार में हमारे पॉइंट्स कम ना कर दे, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके चलते हैं। पर एट द एंड वो अपना रोल निभा रहे हैं, पर वो तो सुबह से रात तक निभा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, 4 घंटे में थक रहे हैं, 6 घंटे में थक रहे हैं। ये पॉसिबिलिटीज आपको अपने आप से कम करनी पड़ेंगी, कि अगर ये चीज़ें आपको खींच रही हैं, कंफर्ट जोन जो है उससे आपको बचना है। एट द एंड आपको कंफर्ट जोन से आउट रहना पड़ेगा, रिजल्ट मिलेगा, ये बात सच है। ऐसा आप 2 मिनट फिर से समझो, मैं हर एक को एक ही बात बोलता हूँ फिर, क्या 10th में या फिर 12th में क्या आपके 80% या 90% से अब नहीं आए हैं क्या? या मरे से मरा भी अगर मैं ले लूँ तो 75% 70% रहता ही है मरते गिरते। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसको एक चीज दिमाग में डाल दी जाती है, 10th है, 10th है, 10th है, 12th है, 12th है, 12th है। यहाँ पे क्या हुआ, बचपन से नहीं डाली, पर जब आप आए तो उस जर्नी को आपने क्या उतना परसेंटेज दिया कि आपकी बनेगी, और यहाँ तो 50% चाहिए। तो यानी कि आपको पहले 50% से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो रिजल्ट भी 50% तभी बनेगा। नहीं समझे? और ये तो बहुत दूर की बात है कि आप उसे सोचो कि नहीं बनेगा, गारंटेड बनेगा, ये तो कुछ भी नहीं है यार। बस हाँ, नोट्स बनाने की जो काबिलियत है वो आप अभी तरीके से अभी सीख सकते हो, बाद में जाके नहीं, क्योंकि फाउंडेशन के बाद आईपीसी लेवल और जो इंटरमीडिएट आएगा सीएमए के पॉइंट ऑफ से, वो बहुत काम का है। मतलब आप उसी में बहुत सिस्टमेटिकली जो नोट्स बनाएंगे, पेपर में वही टाइम सेव कराता है आपका, सिर्फ कुछ पेजेस पलटे सारा याद आ जाए। और नोट्स बनाने का सबसे देसी तरीका होता है, अगर इस तरीके से किसी को लिखा हुआ दिखेगा वो क्वेश्चन कभी नहीं समझ पाएगा, और अगर इसी चीज को अगर मैं एक एग्जाम्पल सबके नीचे एक एक करके लिख दूंगा, तो सबको हर बात समझ आएगी कि ये हुआ क्या है। समझ गए मेरी बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हर एक के नीचे एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे उसने कहा, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी, इक्वेशन ऑफ लाइन बोल दे, लीनियर लाइन बोल दे, 2x प्लस के 5y
इज इक्वल टू 20, मीन ऑफ एक्स इज 8, या चलो 8 ही लिख दिया मैंने, तो फाइंड मीन ऑफ वाई। अब पॉइंटों में आएगा पर कोई दिक्कत नहीं है, क्या करूंगा मैं, ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट रख दूंगा, यही तो बोला, एक्स बोला है तो मीडियन बोले या मोड बोले एक ही बात है, तो 8 को डायरेक्ट रख दिया। 2 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 20, 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0. ये मीन ऑफ y है बाय डिफॉल्ट, नहीं आया समझ। चलिए सर इसी तरीके का अगर मान लो इसी क्वेश्चन में देता क्या, कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन तो फिर से दे दी उसने, क्या 5y माइन प्लस के 2x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मीन डेविएशन, मीन नहीं बोला वो, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कुछ भी बोल सकते हैं, मीन डेविएशन ऑफ x इज 2, तो फाइंड मीन डेविएशन ऑफ y बोलेगा ऑफ कोर्स। तो क्वेश्चन में फिर से समझते हैं, तो क्या करना है आपको पहले समझते हैं, डायरेक्ट नहीं रखते इसमें, हम डायरेक्ट नहीं रखते इसमें, हम क्या करते हैं एट द एंड, इसमें सबसे पहले आपको y को खाली करना है, तो y जब खाली करोगे तो माइनस का 2x जाएगा, बोलो हाँ, प्लस के 7, और जो 5 डिवाइड में था वो, मतलब जो इंटू में था वो डिवाइड में चला गया। क्लियर है कैसे कर रहा हूँ, इसमें जो m कहलाएगा वो ये कहलाएगा, बाई चांस माइनस में नहीं होता कभी भी, माइनस में कभी नहीं होता, मीन डेविएशन ऑफ y तो मॉडुलस में m इंटू मीन डेविएशन ऑफ x, x यहाँ रखना है बाई चांस की बात, तो क्वेश्चन में क्या आया 2/5 पॉजिटिव का हो गया, इंटू में 2, तो 4/5 बाई चांस 0.8। अब ये क्वेश्चन अलग है पर अभी आप सोचो है ना। और अगर इसी तरीके के क्वेश्चंस में इसने कहा, दो क्वेश्चन दे दिए एग्जाम्पल के तौर पे, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन is 12 and every observation is 5, तो find mean, तो मीन क्या हो रहेगा, मीन इज 5, ये समझ पा रहे हो, बोलो हाँ, सेम ही रहता है। पर अगर मैंने कहा इसी तरीके का क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम दे दी इज 12 एंड एवरी ऑब्जर्वेशन भी दे दी, एवरी ऑब्जर्वेशन इज 5, तो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो रहेगा एस डी। ये लाइन क्लियर हो रही है, ये जो बोल रहा था मैं, बोलो हाँ, पक्का, हाँ, नहीं आ रहा समझ। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं, जब स्टैंडर्ड, जैसे आप एक चीज समझना, अभी आपने क्या देखा, मीन में अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज देखा, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है दो वैल्यू के बीच में, और नेचुरल नंबर का भी फिक्स है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, वो हम बना के देखेंगे, जिसे रटवा भी सकता हूँ पर आराम से समझते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में बोले ना, अभी कभी कभी क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी लिखूंगा मैं, अब मैं जितनी वो बातें लिख रहा हूँ ना, ये आपको थियोरेटिकल बातों में बहुत मुश्किल दिखेंगे एकदम से, छोटी सी चिपकी भी, ठीक है हाँ, तो वो है तो क्वेश्चन ही, प्रॉपर्टीज करके क्या करना, सीधा क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन पर, मीन डेविएशन में नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन ए एंड बी में क्या करेंगे, मोड में a माइनस बी डिवाइड बाई 2, सिंपल है, उसे कह दिया अगर सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन ए एंड बी इज 12, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बताओ, भाई सीधी बात है 24 हो गया, इंटू में एक तो चले आएगा, ये नहीं है समझ। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने कहा फाइंड स्टैंड, अब क्वेश्चन अलग बोल रहा हूँ, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन 5 एंड 13, तो क्या होगा, मॉडुलस में, अब इसमें मॉडुलस क्यों लगाया कॉन्सेप्ट, क्योंकि गलती से स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव ना हो जाए, इसलिए पहले ही फॉर्मूले में नेगेटिव वो लगा दिया मॉडुलस, क्योंकि अगर गलती से बन जाता तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं आया मैं समझ। तो 4, ये क्लियर है क्यों, मैंने मतलब 4 वही लिख रहा हूँ, नहीं आया समझ। वेट, अब आपको लग रहा होगा यही है ना, ना ना ना, जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो ही रही है तो एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें भी, जैसा मेरे को शायद लास्ट क्लास उज्जवल ने भी बोला था कि
इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। तो वेरिएंस वेरिएंस हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड, वो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन होता है, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड एविएशन जो होता है वो रूट ऑफ वेरिएंस होता है। नहीं समझे? वेरिएंस कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ बाद में आया हूँ, तो स्टैंडर्ड में, ओए सुन इधर, रूट कर दिया उसका क्या बराबर है, मतलब समझ गए, ऐसे आ जाएगा। तो वेरिएंस का रूट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एविएशन। अभी इसमें क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे, पर पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ, माइंड में एक अच्छी चीज है कि हाँ। तो क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स फिक्स होते हैं, अगर आपको बताओ तो नेचुरल नंबर्स किसे बोलते हैं? 1+2+3+... और इनका जो सम होता है सिग्मा एन, वो होता है n+1 डिवाइड बाई 2। पता है ये बात? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है उसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या? एन स्क्वायर तक का सिग्मा। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। नहीं आया समझ? पर मैंने ये बातें लिखी क्यों? अगर आप कहोगे तो बना के दिखा दूंगा, पर रटराफिकेशन भी अपनी जगह जरूरी है कि अगर स्टैंडर्ड एविएशन बोलता है तो स्टैंडर्ड एविएशन होता है नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड एविएशन। अगर मान लो 10 ऑब्जर्वेशन का 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड एविएशन दे दिया उसने, तो फॉर्मूला होता है n² - 1 डिवाइड बाई 12। और वेरिएंस क्या कहलाएगा? यानी n² - 1 डिवाइड बाई 12। क्लियर? सर इस पे क्वेश्चन कैसा होगा? गुड क्वेश्चन, मैं इस पे क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला फाइंड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन whose first and natural number is कैलकुलेशन अच्छी लेनी पड़ेगी। ज़्यादा बड़ी हो गई, क्या कर रहा था मैं अभी? जैसे उसने दे दिया 1.25 दे दिया, क्वेश्चन क्लियर है? तो उसने पूछा क्या है? नेचुरल नंबर यानी n नंबर्स फाइंड करो, कितने नेचुरल नंबर्स का जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो 1.25 आएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? आप कैसे हवा में तीर मारोगे तुम? इसलिए तो यही फॉर्मूला चाहिए एट द एंड। नहीं आया समझ? मैंने एक गलती कर दी, स्टैंडर्ड एविएशन को वेरिएंस लिख दीजिएगा। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वेरिएंस इज, ठीक है? कोई नहीं हो, अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं था। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो क्वेश्चन में क्या आएगा अगर दिख रहा है तो? हाँ वो तो मैंने निकाला ही। तो स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर, वो चाहता था वेरिएंस देके स्टैंडर्ड एविएशन पूछ ले, पर वो ये नहीं पूछ रहा, वो वेरिएंस दे करके एन पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है। तो फॉर्मूले में n² - 1 डिवाइड बाई 12 लिखा आपने, पर आपको क्या पता था इस क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर यानी 1.25 पता था, और n का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 12, यानी ये 12 पहले इधर जाएगा, फिर +1 करेंगे, फिर स्क्वायर रूट करेंगे, एट द एंड n आएगा तब जा करके। नहीं आया समझ? ये समझ आ रही है छोटी छोटी बातें? फ्री के नंबर है भाई साहब, अगर सही तरीके से देख रहे हैं। और मैं कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा कि यहाँ से शुरू करा यहाँ खत्म कर रहा हूँ, एट द एंड जो बातें लिख रहा हूँ वही हैं। आज की क्लास को अगर मैं पूरा गो थ्रू करूँ शुरू से एंड तक आपके लिए, तो बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ शुरू करिए आज। ये आज की क्लास है ही बहुत खास, इसके अंदर ट्रिक भी आ गई, और वो कॉन्सेप्ट आया जो स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहता है। क्या? ज्योमेट्रिक मीन, इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आना है। फिर हालांकि ज्योमेट्रिक मीन दो, मतलब उसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स में एन से रिलेटेड भी हो सकता है, लोगैरिथम भी, एंटी लोगैरिथम भी। उसी के फॉर्मूले की अगर बात करी जाए तो क्लियर है आपके सामने। फिर देन इसके बाद हार्मोनिक मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज और
को डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में निकालने का फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन फिर से निकलवाया शायद मैंने, फिर हार्मोनिक मीन, कंबाइंड हार्मोनिक मीन एक ही साथ लिख दिया है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस के लिए फॉर्मूला हो गया। फिर देन अब यहाँ से कॉन्सेप्ट एक एक नंबर के, ये जो पेज अब दिख रहे हैं ना, अब जो दिख रहे हैं एक एक गारंटीड एक एक नंबर का फंसेगा पेपर में, एक नंबर का एक पेज, अगला पेज एक नंबर का, अगला पेज एक नंबर का, चाहे वो प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक करे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक करने वाला है भी, सेम फॉर्मूले सेम, बस प्रोबेबिलिटी से लिंक करने पे थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, वो प्रोबेबिलिटी हमें पहले सिखाई जाती है इसलिए। तो ये भी क्लियर है, ये नन्ही सी बात है। फिर देन इसके बाद हमें पता है कि ये, तुम्हें क्या लगता है इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा? गारंटीड आएगा, तुम्हें करते करते एडिशनल में बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां लिखी हुई हैं। देन ये एक ऐसी छिपी हुई बात है जो एकदम से हमें नहीं दिखती, पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं एकदम। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर यहाँ तक क्लियर है, स्टैंडर्ड एविएशन क्लियर है। स्टैंडर्ड एविएशन में कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, उसे भी साथ साथ देख लेते हैं। जैसे कंबाइंड मीन देखा ना आपने, कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन, सर कंबाइंड मीन डेविएशन होता है? नहीं होता। कंबाइंड ऑफ रेंज होता है? नहीं होता, क्योंकि उसका सेंस ही नहीं निकल सकता कंबाइंड में। ठीक है। और क्या वो भी होता है कंबाइंड क्वार्टाइल? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होते, वो तो सेंस ही नहीं बनता उनमें, क्योंकि वो क्वार्टाइल जो है ना मीडियन मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, इसलिए उसमें नहीं बोला जाता। स्टैंडर्ड एविएशन बेस्ड है, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन का यूज कर रहा होता है लाइक अ मीन। ठीक है। तो इसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन का जो पहले फॉर्मूला है, मैं 1 2 इसलिए लिख रहा हूँ, दो चीजों का मिला करके, रूट में n1 स्टैंडर्ड एविएशन फर्स्ट का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर, ये d1 क्या है अभी क्लियर हो जाएगा, n2 स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सेकंड का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर, अपॉन में n1 प्लस n2। अब मैं पहले यहाँ पे क्लियर करता हूँ, d1 क्या है, d1 है x1 बार माइनस x12 बार, यानी ये कंबाइंड मीन है और एक मीन दे रखा होगा। d2 कौन है, x12 बार x2 का मीन, जो भी दूसरी सीरीज दे रखी थी उसका मीन, और कंबाइंड मीन। क्लियर है? बोलो हाँ। क्वेश्चन में मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ क्या क्या चीजें गिवन देगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होना जरूरी है, स्टैंडर्ड एविएशन गिवन होना जरूरी है, एसडी, दो चीजों का, ए सीरीज और बी सीरीज। ठीक है, समझ गए? और यहाँ तक कि मीन भी पता होना जरूरी है, तभी इस तरीके का क्वेश्चन हो पाएगा। पर ये पेपर में आने के चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि बड़ा है अपने आप में। भाई एक चीज बताओ, आपको n1 पता है, n2 पता है, x1 बार पता है, x2 बार पता है, तो आप इससे कंबाइंड भी निकाल सकते हो पहले। उसी कंबाइंड मीन को इसमें से माइनस करूँगा और इसमें से माइनस करूँगा तो d1 d2 मिलेगा। और स्टैंडर्ड एविएशन वो पहले से दे ही रहा है दो चीज़ों का, या तो वेरिएंस के रूप में देगा तो स्क्वायर रूट कर लूंगा, स्टैंडर्ड एविएशन दे रहा है तो डायरेक्ट लिख लूंगा। क्लियर है? बोलो हाँ। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, पर पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन यूज हो जाए, इसलिए पूरी क्लियरिटी ले रहे हैं। ये क्लियर है? बोलो हाँ। करके दिखाना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। फिर बोलो क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दो कंपनीज हैं ए और बी, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसने बोल दिए, एम्प्लॉयज उसने कह दिया यहाँ 5,000 है, यहाँ 4,000 एम्प्लॉयज थे। उनकी जो एवरेज सैलरी थी, एवरेज सैलरी, उनकी एवरेज सैलरी क्या दी गई थी, एक को दे दिया गया था 8,000, एक को दे दिया गया था 10,000। ठीक है, एवरेज सैलरी। और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो अपनी जगह हैं। फिर एट द एंड उसने यहाँ पे क्या करा, मीन नहीं करके वेरिएंस बोल दिया। तो उनका जो वेरिएंस था वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 और 16 था। क्लियर? तो पहले आपको डेटा को आराम से छांटना पड़ेगा क्या क्या दे रखा है। n1 5,000, ये ज़्यादा बड़े कैलकुलेशन में ले लिए पर नॉट अ बिग डील। 5,000 और नंबर ऑफ 2 4,000 नंबर्स हैं। उन्हीं का जो कंबाइंड मीन, वो मीन दे रखा है पहले 8। ये मीन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एवरेज वर्ड बोल दिया गया, एवरेज मतलब मीन। ठीक है, बोलो हाँ। आप इसको, फिर मैं बोलता हूँ हमेशा बड़े क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन बाई डिफॉल्ट छिपे हुए होते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर दे रखा है, वेरिएंस मतलब, नहीं समझे? वेरिएंस ऑलरेडी स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन रूट होता है वेरिएंस का। ये तो स्टैंडर्ड एविएशन क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो रहा है? बोलो हाँ। नहीं आ रहा क्या समझ? जैसे ही आप यहाँ तक पहुंचे, देन इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। कंबाइंड मीन निकालेंगे पहले, x12 बार, n1 x1 बार, n2 x2 बार अपॉन n2। n1 यानी 5,000 की मल्टीप्लाई होगी 8,000 में,
4,000 की मल्टीप्लाई होगी 10,000 में, और 5,000 प्लस 4,000 यानी टोटल 9,000 से डिवाइड। 8 5 40, 4, ये तो बहुत बड़ा है। 8,888 है समथिंग, यही ले लेते हैं अभी क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो छोटा ले लेते हैं। कोई नहीं कोई नहीं, वे क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया ना। एवरेज सैलरी 8,000 के आसपास आएगी, तो मैंने ये अप्रोक्स मान लिया, या 8,890 लिख लेता हूँ, नॉट अ बिग डील। पहले क्लियर है, ये मान लिया कि मीन आया। अब वेट, तो यानी D1 किसे बोलेंगे और D2 किसे बोलेंगे, ये मैटर करता है। X1 बार में से X2 बार, और X2 बार को तो कितना रहेगा 10,000, पहले वाले को हाँ 8,900 और ये वाला 110। अब वेट, माइनस का या प्लस का मैटर क्यों नहीं करता, इसका रीजन बता देता हूँ। क्योंकि आप जो फॉर्मूले में लगा रहे थे ना स्टैंडर्ड डेविएशन के कंबाइंड में, तो आप फॉर्मूला लिख रहे थे स्क्वायर करके, स्क्वायर करके लिख रहे हो। नहीं आया समझ? जब स्क्वायर करके लिख रहे हो तो चाहे माइनस का हो या प्लस का, इसमें से माइनस करो या इसमें से, एक ही बात है। नहीं आया समझ? यानी कैलकुलेशन में अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। 5,000 इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के लिखेंगे, यानी 25 प्लस इसका जो भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर प्लस N2 4,000, 16 में जोड़ के लिखेंगे जो भी स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय 9,000, फिर उसका रूट कर देंगे एट द एंड, जो भी कैलकुलेशन आएगी। क्लियर है बोलो हाँ? डन, करते रहना, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर है। डन, यहाँ तक क्लियर है? मैंने कहा ना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्चुअली? घर पे जाके करना आराम से। फिर इसके बाद कोई चीज़ रह ना जाए इसलिए आराम से सोच रहा हूँ। पहले क्लियर है? जी दीदी, पहले क्लियर है? बोलो हाँ। ठीक है, तो अब आते हैं मीडियन वाली बात को, दीदी की पूरी कर देते हैं। मीडियन में 3 तरीके की सीरीज थी, इसमें ना तीनों अलग अलग फॉर्मेशन है। इसके मीडियन का फॉर्मूला बता दिया था n+1 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म, ठीक है। अब वो चाहे 0.5 आए या वैसे, इसमें जो मीडियन होता है वो x वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास। अब एक क्वेश्चन मार्क आता है, सर ये कैसे पता चलेगा? जो आपको डिस्क्रीट सीरीज देगा, ये तो इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या हो गया, एक्स सीरीज दे रखी है, यहाँ पे डिस्क्रीट हो गई, डिस्क्रीट में एक्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। क्लियर है? तो इसमें ना आप एक CF निकालते हो, CF की सीरीज, मैं एक क्वेश्चन नीचे करके दिखाता हूँ, शॉर्ट में आ जाएगा समझ। उसी में एक्चुअल मीडियन क्लास पहचानने का तरीका, मीडियन क्लास को पहचानने का तरीका क्या होता है, जो भी सिग्मा एफ होता है, कैपिटल एन, सिग्मा एफ मतलब समझ रहे हो ना, कैपिटल एन, यानी कैपिटल एन की वैल्यू निकालेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। CF की एक सीरीज होगी, या तो उसके बराबर या CF में इससे बड़ा, यानी इससे बड़ा या इसके बराबर CF में देखेंगे। ये समझ आएगा आपको इधर से। वो एक्चुअली डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन हमारे सामने है, पर असेंडिंग में तो करना पड़ेगा। 3 5 8 12 15 समथिंग जो भी था, ठीक है। यहाँ तक 4 3 1 7 5 2। डन। सबसे पहले समझो क्या करना है, मैं आपसे एक नंबर पूछूंगा, आप आराम से उसका आंसर दीजिएगा पहले, ठीक है। तभी आप इस बात को लंबे समय तक याद कर पाएंगे। 5 12 17 और 19। मैं एक नंबर बोलूंगा, या तो वो नंबर यहाँ दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा तो उससे बड़ा नंबर बोलना है। जैसे मैंने बोला 15, समझ गए? 14, तब भी बड़ा ही बोलना है क्योंकि दिख नहीं रहा, तो बड़ा बोलना है। 11, जस्ट एक वैल्यू, मतलब जस्ट वैल्यू बड़ी, जस्ट बड़ा जो। 4, 4 ही बोलना पड़ेगा, अगर 4 दिख रहा है तो 4 ही बोलोगे ना। 5 6 7 5 9 12 13 18। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जस्ट ऊपर का नंबर पकड़ा एकदम से। अब ये लंबे समय तक याद रहेगा। इसी
जैसे अब यहाँ पे अब इसका मतलब क्या है कि मेरे को पहले ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी जिससे मैं वो निकाल रहा हूँ जस्ट बड़ा, तो उसके लिए आप यही काम करोगे जो अभी आपने करा था यहाँ पे, पर ये मीडियन नहीं है, ये मीडियन को पहचानने का वे है, और n चेंज हो गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे दी। 10 + 1 डिवाइड बाई 2, यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। तो 10 आ गया, 10 बोलते ही आपके माइंड में क्या आया? 12। तो मीडियन क्लास की x वैल्यू, यानी इसका मीडियन क्या हो गया इन शॉर्ट? 8। यानी हमारे सामने था, उसे पहचानने का तरीका है। सेम चीज किसमें होने वाली है अब, यानी क्वार्टाइल, क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल। अब सुनो, जौन सा बोलेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पॉइंटों में ही तो आएगा ये वैल्यू, पॉइंटों में यहाँ पे दिख ही रहा होगा, उससे जस्ट बड़ा, उसी के सामने वाला मीडियन, क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल यही यही है। समझ रहे हो? बोलो हाँ। ठीक है, एक होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फिर वही वाली बात होती है, जैसे CI दे दे और फ्रीक्वेंसी दे दे, तो आपको लगा एक्स बना के ऐसे कर देंगे, नहीं, इसका अपना एक फॉर्मूला है। इसका मीडियन का फॉर्मूला ही है सीधा, ये कहता है L1 + n/2 - C अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। अब इसके लिए सारी कहानी कहाँ अटक रही है कि सर n क्या है? n का मतलब सिग्मा एफ है, जो वैल्यू आप निकालोगे 2 से डिवाइड करके उसका भी यूज होगा। कैपिटल N डिवाइड बाई 2 से जस्ट पहली वैल्यू बड़ी है बराबर CF से ही हमारे को मीडियन क्लास का पता चलेगा। मीडियन क्लास का जहां पता चलेगा, तो जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, वो भी मीडियन क्लास की है। ठीक है, जो C है वो प्रीवियस वैल्यू है, प्रीसीडिंग वैल्यू, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ MC। मीडियन क्लास, I का मतलब है क्लास लेंथ, क्लास लेंथ है मैं अगले पेज पे प्रॉपरली दिखा रहा हूँ करके, और L1 लोअर लिमिट, L1 लोअर लिमिट। बहुत तसल्ली से बनाना, आपके पास कल संडे और परसों मंडे है, मैं टेस्ट नहीं डाल रहा अभी, कल आराम से बनाइए नोट्स तसल्ली से, और मंडे गांधी जयंती तो अपना जैसे स्केड्यूल रहता वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आराम से करना। ठीक है, रेडी? तब मैं टेस्ट डाल दूंगा, क्योंकि एक चैप्टर को अब आप पूरा रखेंगे और ये अपना भी बड़ा चैप्टर है। अब मैं टेस्ट नहीं डालने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि PNC के थोड़े बहुत एक आधा क्वेश्चन हो तो वो पहले कंप्लीट करके फिर बढ़ेंगे। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ठीक है, डन है यहाँ तक? अब मैं इस पर एक क्वेश्चन कर देता हूँ जिससे कि पता रहे, और आफ्टर ग्रेजुएशन के टाइम पे भी काम आ जाए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 4 3 2 5 1। क्लियर है? सबसे पहले सिग्मा एफ निकाल लो, यानी कि 15। CF निकालना इसमें भी मस्ट है, 4 3 7 2 9 5 14 और 1 15। सिग्मा ऑफ एफ डिवाइड बाई 2, यानी कि कैपिटल N डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसमें n+1 नहीं करते, बस 7.5 का यूज भी होगा एक्चुअल में। 7.5 देखते ही आपके माइंड में एक नंबर आ जाना चाहिए, उसी को आप मार्क कर लेंगे। इसी मार्क करने में यहाँ पे समझिएगा, इसे बोलते हैं CF का C प्रीसीडिंग मीडियन क्लास एक तरह से। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गई लोअर लिमिट, उनके बीच के डिस्टेंस I। क्लियर? तो पहले फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, L1 + n/2 - C अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। तो L1 क्या है आपका क्वेश्चन में? 20, n/2 क्या है? 7.5, C क्या है? हमेशा 7 पीछे वाला माइनस होगा, फ्रीक्वेंसी 2 और क्लास लेंथ 10। तो और हमेशा याद रखना, मीडियन क्लास, कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, उसने कहा 17.2 आंसर है, बताओ उसकी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 7.2 पहली बात तो यहाँ, वो 17.2 यहाँ लाई कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 3। तो मीडियन हमेशा उनके बीच में ही आता है, पहले तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर यानी नी के बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में। 5 बजे 22.5। नहीं आया समझ? किसी को कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। इसी जगह पे क्वार्टाइल डेकाइल की जब बात आती है ना, तो फॉर्मूला सेम है, बस k n/4 कर देना। समझ गए? शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, पीछे वाले पेज पे नहीं, इसी पे लिखना पड़ेगा मुझे। क्लियर? सुनो, डिस्क्रीट के केस में, डिस्क्रीट के केस में क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या रहेगा? k n+1 डिवाइड बाय 4। इससे जस्ट पहली वैल्यू बड़ी है बराबर CF में देखेंगे, उसके बाद आंसर आएगा, ये खुद नहीं है। समझ गए?
ये खुद नहीं है वैल्यू ऑफ एक्स ही। तो सेम डेकाइल के केस में क्या रहेगा, है एक्स वैल्यू, और उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, ए n+1 डिवाइड बाई 10 से बड़ी वैल्यू सी एफ में, जौन सा बोलेगा वॉन सा निकल जाएगा, समझ गए। तो और कॉन्टिनेंस सीरीज में क्या होगा, जौन सा बोलेगा बस उस जगह, जैसे मैंने मान लो क्यू के निकालना है तो L1 प्लस एन के की वैल्यू से इंटू कर देंगे n/4 के साथ, इस वैल्यू से ही सारा खेल शुरू होगा, माइनस सी अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू आई। ये समझ पा रहे हैं हुआ क्या है। अगर थर्ड क्वार्टाइल निकालना हो तो 3n/4 निकालना है पहले मुझे, उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू होगा। अगर डेकाइल निकालना हो तो 10 से डिवाइड करना है, समझ आया, बोलो हाँ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, ओके।